दोस्तों, यह राजा विक्रमादित्य और मदन सेना की वह प्रेम कहानी है जो आपसे छुपाई गई, जो इतिहास के पन्नों के नीचे दब गई। इस दर्द भरी प्रेम कहानी को सुन करके आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। दोस्तों, यह कहानी तब की है जब विक्रमादित्य राजा नहीं थे बल्कि राजकुमार थे। उस समय उज्जैनी के सिंहासन पर विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तहरि विराजमान थे। एक दिन काले रंग के घोड़े पर सवार होकर के विक्रमादित्य शिकार के लिए निकले। हाथ में तलवार और कंधे पर धनुष लटक रहा था। शिकार करने के लिए वे जंगल में तलाश करने लगे, पर कुछ नहीं मिला। बहुत देर तक यूं ही शिकार की तलाश करते करते वे अपने राज्य की सीमा से कब पड़ोस के राज्य की सीमा में पहुंच गए, उनको पता ही नहीं चला। दोस्तों, जैसे ही उनके घोड़े के पैर उस राज्य की सीमा में पड़े, तभी अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ। इस राज्य की सीमा में बिना अनुमति कदम रखने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? राजकुमार विक्रमादित्य ने जैसे ही सामने देखा तो उनके सामने एक योद्धा काले कवच में ढका और हाथ में उसके चमकती तलवार लिए खड़ा था। दोस्तों, वास्तव में वह कोई पुरुष नहीं था बल्कि एक सुंदर राजकुमारी थी। पुरुषों के वेशभूषा में उसके साहस और बोलने की कड़क अंदाज से यह अंदाजा लगाना राजकुमार विक्रमादित्य के लिए संभव ही न था। उस योद्धा राजकुमारी की मुद्रा गर्वीली थी और आवाज में एक रहस्य छिपा था, मानो वही उस राज्य की शासन करता हो। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं उज्जैनी का राजकुमार विक्रमादित्य हूँ। यह जंगल प्रकृति का है, किसी एक का नहीं। मैं शिकार के लिए आया हूँ, न कि सीमा तोड़ने। राजकुमार विक्रमादित्य की आवाज में शालीनता थी, पर राजसी ठसक साफ झलक रही थी। योद्धा राजकुमारी ने कहा कि यह मेरे पिता का राज्य है और मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राज्य की रक्षा करूं। तुम्हारे पास एक अवसर है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तभी राजकुमार विक्रमादित्य बोले, इतना घमंड उचित नहीं। योद्धा की तलवार बोलती है, जिभ्या नहीं। यह सुनकर के योद्धा राजकुमारी ने राजकुमार विक्रम की ओर कदम बढ़ा दिया और कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है। अब राजकुमार विक्रमादित्य और योद्धा राजकुमारी के मध्य बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराई, चिंगारियां उड़ी और जंगल की शांति तलवारों की खनक में डूब गई। विक्रमादित्य ने सोचा, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, इसकी हर चाल में अनुशासन है और वार में एक ऐसा अनुभव मानो सैकड़ों साल से युद्ध लड़ रहा हो। योद्धा राजकुमारी ने एक तेज वार किया। विक्रमादित्य ने उसे रोका, मगर उसकी तलवार चकमा दे गई और विक्रमादित्य के हाथ को छूती हुई निकल गई। अब विक्रमादित्य ने इतनी तेजी से चकमा देने वाला प्रहार किया कि उसकी तलवार की नोक सीधी योद्धा राजकुमारी की पगड़ी से जाकर टकराई और पगड़ी राजकुमारी की जमीन पर गिर गई। अब राजकुमार विक्रमादित्य के सामने कोई पुरुष योद्धा नहीं बल्कि एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। उसे देख करके विक्रमादित्य की सांसें कुछ पल के लिए रुक गई। हृदय की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी, मानो घोड़े के टापों की ध्वनि हो। उनके सामने कोई साधारण नहीं बल्कि एक अनुपम सुंदरी थी। उसके चेहरे पर कोई क्रोध झलक रहा था। काले बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा सूरज की किरणों की तरह से चमक रहा था। विक्रमादित्य ने नम्र स्वर में कहा कि देवी, आप कौन हो? मैंने इतनी सुंदर और महान योद्धा स्त्री अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी, परंतु मैं अब आपसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं किसी असहाय निशस्त्र बालक पर, स्त्री पर कभी प्रहार नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे तो आपकी वीरता और सौंदर्य दोनों ने ही जीत लिया है। मेरा हृदय आपके कदमों में है, परंतु आपने अपना नाम नहीं बताया। कौन हो आप? तभी राजकुमारी ने कहा कि मेरा नाम मदन सेना है। मदन सेना नाम है हमारा। शत्रु के लिए हमारे पास शस्त्र हैं, दिल नहीं। अब राजकुमारी मदन सेना के इशारे पर सैनिकों और राजकुमार विक्रमादित्य को घेर लिया और उनकी तलवार को छीन लिया। उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें घोड़े के पीछे घसीटते हुए राजमहल में ले गए और वहां उन्हें एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। काल कोठरी में केवल अंधेरा और सन्नाटा था। ठंडी दीवारों पर नमी की बूंदें चमक रही थीं। सैनिक विक्रमादित्य को भूखा प्यासा रखते, कभी कभी कोड़ों से पीटते। उनके शरीर पर जख्म निकल आए थे, लाल सूजे हुए, दर्दनाक, मगर उनकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वही साहस और प्रेम दिखाई दे रहा था जो पहली बार मदन सेना को देख करके उनके हृदय में पैदा हुआ था। हर रात वह दीवार पर उकेरे छोटे से फूल को देखते, वह सोचते कि यह फूल भी उसी प्रकृति का है जिसने मदन सेना को बनाया है। दोस्तों, एक रात मसाल की रोशनी को अंधेरे की चीरती हुई काल कोठरी के अंदर आई। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मदन सेना थी। उसके चेहरे पर क्रोध था, मगर आंखों में एक अनजानी जिज्ञासा थी। मदन सेना ने धीमे स्वर में कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मेरे कैदी हो और मैं तुम्हारा अंत कर सकती हूँ? विक्रमादित्य ने बड़े ही धीमे स्वर में कहा कि राजकुमारी, आपके हाथों की यातना भी मुझे प्रिय है। हर जख्म मुझे आपके और करीब लेता जाता है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। राजकुमार विक्रम की आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि मदन सेना एक पल को ठिठक गई और तेजी से बाहर चली गई।
दोस्तों मगर उनके कदमों में हल्का कंपन था। उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। विक्रमादित्य ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था, मदन सेना चाहे तुम अपने क्रोध से मुझे कितना ही तोड़ने का प्रयास करो, मेरा हृदय तो अब तुम्हारा कैदी बन चुका है। यह प्रेम मेरी हर सांस में बसता है। काल कोठरी की दीवारें उनके शरीर को जकड़ रही थी। भूख प्यास ने उन्हें कमजोर कर दिया था, परंतु उनका आत्मबल अभी भी टूटा नहीं था। वो जानते थे प्रेम केवल एक क्षणिक आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा का बंधन है। एक न एक दिन मदन सेना उनसे प्रेम को समझेगी और इसी विश्वास ने उनके भीतर एक योजना को जन्म दिया था। दोस्तों उन्होंने अपनी प्राचीन भारतीय योग विद्या का स्मरण किया और प्राणायाम की अद्भुत साधना का उपयोग किया। जालंधर बंध, मूल बंध और उद्यान बंध को एक साथ लगा करके उन्होंने गहरी कुंभक साधी। इससे उनकी श्वास क्रिया धीमी सी हो गई, मानो शरीर निष्प्राण हो गया हो। यह देख जैसे ही सैनिक कालकोठरी का दरवाजा खोल करके अंदर आए तो विक्रमादित्य ने अपने साहस और बुद्धि से उन्हें एक एक करके बेहोश कर दिया। दोस्तों उनकी वीरता का प्रमाण यह था कि उन्होंने किसी सैनिक की हत्या नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि सैनिक केवल अपने राजा के आदेश का दास है, किसी का शत्रु नहीं होता। दोस्तों धीरे धीरे अंधेरे के साये में छिपते छिपाते विक्रमादित्य राजकुमारी मदन सेना के कक्ष की तरफ बढ़ चले। ऊंची दीवारें, मसालों की टिमटिमाती रोशनी और गश्त करते सैनिकों के हर कदम पर खतरा था, परंतु प्रेम से भरे हृदय में भय का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। अंततः वे मदन सेना के सैन कक्ष में जाकर के खिड़की के पास खड़े हो गए। वहां से झांकते ही उनका हृदय धड़क उठा। शीतल चांदनी कक्ष में बिखरी हुई थी। मदन सेना गहरी नींद में सो रही थी। उनके काले घने बाल तकिए पर लहरा रहे थे और उनके मुख पर चंद्रमा सी कोमल शांति थी। दोस्तों विक्रमादित्य ने धीरे धीरे खिड़की से भीतर प्रवेश किया। उनके कदम इतने शांत थे कि मानो चंद्रमा की किरणें स्वयं उनका मार्ग बना रही हैं। दोस्तों वे मदन सेना के समीप जाकर के पहुंच गए और उनके कोमल हाथों को अपनी हथेलियों में ले लिया और उसी क्षण उनके जीवन का सबसे पावन क्षण था। उन्होंने पास में ही पड़ी छुरी उठाई और अपनी हथेली से कुछ रक्त निकाला और उससे मदन सेना की कलाई पर लिख दिया विक्रम अपना नाम। वह निशान केवल उनके रक्त का नहीं था बल्कि उनके प्रेम की अमिट मुहर थी। उनके हृदय ने कहा, अब चाहे तुम इस प्रेम को स्वीकारो या ठुकराओ, पर मैं तो सदा ऐसे ही प्रेम करता रहूंगा। दोस्तों विक्रमादित्य ने मदन सेना की ओर एक बार गहरी दृष्टि डाली। उनका चेहरा अब भी सपनों में डूबा हुआ था, परंतु उनकी कलाई पर लिखा विक्रम का नाम को देख करके विक्रमादित्य मन ही मन सोच रहे थे, कैसा होगा वह दिन जिस दिन राजकुमारी हमारी हो जाएगी। दोस्तों वह एक पल को राजकुमारी मदन सेना के चेहरे को देखते रहे और फिर चुपके से सैनिकों को बचते बचाते काल कोठरी को लौट आए और वैसे ही जंजीरों में जाकर के बंध गए जैसे वे पहले बंधे थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों जब सुबह राजकुमारी मदन सेना की सहेलियां आई तो उन्होंने राजकुमारी मदन सेना की कलाई पर विक्रम का नाम लिखा हुआ देखा तो एक सहेली ने हंसते हुए कहा कि राजकुमारी यह क्या, आप किसी से प्रेम में पड़ी हुई हैं और हमें बताया तक नहीं। हम तो आपसे कुछ नहीं छुपाती। यह सुन करके राजकुमारी मदन सेना का चेहरा तिलमिला उठा। राजकुमारी के मन एक ही सोचा, यह कार्य तो जरूर उस कैदी का होगा। ऐसा सोच करके वह तेजी से काल कोठरी की ओर बढ़ी, यह सोचते हुए कि दुस्साहसी राजकुमार विक्रम भाग चुका होगा, मगर हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। जैसे ही राजकुमारी वहां जाकर के पहुंची तो उसने देखा कि राजकुमार विक्रम वहां उसी तरह उसी स्थितियों में जंजीरों में बंधे पड़े हुए हैं जैसे वे पहले बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मदन सेना ने क्रोधित होकर के कहा, मुझे पता है यह तुम्हारा ही किया धरा है, अब जल्दी से सच सच बता दो, नहीं तो कोड़े के मार से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। राजकुमार विक्रमादित्य ने कहा कि राजकुमारी आपका क्रोध भी हमें प्रिय लगता है, क्रोध में तो आपकी सुंदरता और ज्यादा निखर आती है। मदन सेना कुछ कह न सकी, वह तेजी से बाहर चली गई, मगर उनका मन अब उलझन में था। मदन सेना का क्रोध अब धीरे धीरे पिघल रहा था, मगर क्या वह विक्रमादित्य के प्रेम को स्वीकार करेंगे या नियति उनके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रही थी। दोस्तों अब मदन सेना विक्रमादित्य से कहती है, कोई बात नहीं मत बताओ, अब इसका निर्णय राज दरबार में होगा, हमारे पिता राजा करेंगे। ऐसा कह करके राजकुमारी मदन सेना ने विक्रमादित्य को राज दरबार में पेश किया। विशाल दरबार में सोने चांदी की सजावट, सूरज की रोशनी चमक रही थी। महाराज ने कहा, इस कैदी ने क्या अपराध किया है पुत्री, जो इसे स्वयं तुमने दरबार में मेरे सामने पेश किया है। तभी मदन सेना ने कहा कि पिता महाराज, इस कैदी का दुस्साहस तो देखिए, इसने हमारी सुरक्षा दल को चकमा दे करके जब मैं निद्रा की अवस्था में थी तभी हमारे कक्ष में प्रवेश करके हमारी कलाई पर इसने अपना नाम लिख दिया है। यह कोई आम अपराधी नहीं है, यह हमारे सम्मान पर आघात है। और इतना ही नहीं पिता महाराज, इतना कुछ करके यह वापस काल कोठरी में जाकर के उसी अवस्था में बेड़ियों में बंध गया, मानो इसने कुछ किया ही न हो।
इतना सुनकर के महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और कहने लगे, राजकुमार राजकुमार, ये मदन सेना जो कह रही है क्या वह सत्य है या फिर तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है? मैं किसी को भी बिना उसका पक्ष सुने दंडित नहीं करता, फिर वह भले ही तुम हमारे शत्रु राज्य के युवराज हो। अब बताओ राजकुमार, सत्य क्या है? यह सुनकर के विक्रमादित्य ने कहा, हाँ महाराज, हमने ऐसा किया क्योंकि हमारा हृदय राजकुमारी के लिए धड़कता है। हम उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हमारा जो दिल है उन्हीं के लिए धड़कता है। उनके सच्चाई भरे शब्दों से संपूर्ण दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हैरान तो कुछ उनकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए, परंतु महाराज वह तो एक राजा होने के साथ साथ राजकुमारी के पिता भी तो थे। उन्होंने कहा, राजकुमारी मदन सेना, यह तुम्हारा अपराधी है। पुत्री, इसका दंड तुम ही निश्चित करो। हम तुम्हें इससे दंडित करने की आज्ञा देते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह सुनकर के मदन सेना ने कहा कि धन्यवाद पिता महाराज। ऐसा कह करके मदन सेना ने विक्रमादित्य पर एक नजर डाली और कहा कि कल सूर्योदय से पूर्व इस अपराधी राजकुमार को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इतना सुनकर के विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजकुमारी, आपके इन कोमल हाथों से तो हमें मृत्यु भी स्वीकार्य है। राजकुमारी सहित समस्त दरबारियों को राजकुमार विक्रम की निडरता ने चकित कर दिया। अब वह समय हो चुका था जब सूर्य उदय होने में केवल एक पहर शेष था। महल के प्रांगण में भीड़ जमा हो गई थी। एक ऊंचा मंच तैयार किया गया था जिस पर विक्रमादित्य खड़े थे। उनके कपड़े राजकुमारी द्वारा दी गई यातना से फट चुके थे। उनके जख्म साफ साफ दिखाई दे रहे थे, मगर राजकुमार विक्रमादित्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उनकी आंखें मदन सेना को खोज रही थी, सोच रहे थे एक अंतिम बार अपनी प्रेमिका को देख ले। मदन सेना हाथ में भारी धनुष लिए, आंखों में क्रोध के लिए सामने खड़ी हुई थी। अब वह तीर चला ही रही थी कि विक्रमादित्य कहने लगे, राजकुमारी, क्या आपके राज्य में मृत्यु दंड देने से पूर्व अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की जाती? इतना सुनकर के मदन सेना ने कहा कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राजकुमार विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, आप उसे पूर्ण तो करेंगे, इसका वचन दीजिए, पहले तब हम कहेंगे। हमें आप हमारी अंतिम इच्छा पूर्ण करेंगी तभी। मदन सेना ने कहा, उचित है, हम तुम्हें वचन देते हैं, जो हमने कहा वह पूर्ण करेंगे, परंतु तुम्हारे अपराध, मृत्यु दंड और हमसे विवाह करने की शर्त को छोड़ करके कोई भी इच्छा हो हम पूर्ण करेंगे। इतना सुनकर के राजकुमार विक्रमादित्य मन ही मन सोचने लगे, ऐसा क्या मांग लूं जो राजकुमारी की शर्त की सीमा को पार न कर सके। तभी राजकुमारी कहने लगी, राजकुमार जल्दी से बताइए क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? इतना सुनकर के राजा विक्रमादित्य कहने लगे, राजकुमारी, हमारी अंतिम इच्छा यह है कि हम अंतिम सांस लेने से पहले एक बार आपके कोमल हाथों से, आपके हाथों से बना आपका मनपसंद भोजन करना चाहेंगे। वह अकेले में, यहाँ पर कोई न हो, सैनिक भी न हो, दास दासियां भी न हो, बस केवल हम और तुम हो। बस यही हमारी अंतिम इच्छा है। इतना सुनकर के राजकुमारी मदन सेना ने राजकुमार विक्रम की ओर क्रोध भरे भाव में देखा, पर पहले तो वचन दे दिया था। अब राजकुमारी मदन सेना ने कहा कि दासी, हमने जो खीर और पूड़ियां मां भवानी को भोग लगाने के लिए बनाई थी वह लेकर के आओ। अब उनके हाथों से बनी खीर और पूड़ी लाई गई। खीर पूड़ी वाली थाल लेकर के राजकुमारी ने कहा, हमें एकांत चाहिए। ऐसा सुनकर के सभी सैनिक दासियां वहां से चले गए। अब राजकुमारी पूरी खीर वाली सोने की थाल लिए धीरे धीरे विक्रमादित्य की ओर बढ़ रही थी। उसके पास जाकर के बैठ गई और कहने लगी, लो ग्रहण कर लो हमारा प्रिय भोजन। यह सुनकर के राजा विक्रमादित्य कहने लगे, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं और अपना वचन भी तो तुम्हें याद करो। राजकुमारी यह सुनकर के मदन सेना कहने लगी, हमें सब कुछ याद है, याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कह करके उन्होंने अपने हाथों से राजकुमार विक्रम को भोजन कराना शुरू कर दिया। वह इतना पावन क्षण था कि दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए, एक दूसरे में खो गए। तभी अचानक एक सैनिक आया और कहने लगा कि राजकुमारी, आपको महाराज ने याद किया है। इतना सुनकर के राजकुमारी तेजी से उठी और वापस धनुष तीर लेकर के चलाने के लिए खड़ी हो गई। दासियों और सैनिक को अब यथावत वहां पर आ चुके थे। राजकुमारी के हाथ कांप रहे थे। तभी विक्रम ने कहा कि तीर चला दीजिए राजकुमारी, हमें आपके हाथों से अगर मृत्यु प्राप्त होगी तो भी हम अत्यंत प्रसन्न होंगे। इतना कहते ही मदन सेना ने तीर चला दिया। तीर हवा में ऐसे मानो कोई दिव्यास्त्र हो। जैसे ही तीर राजकुमार के पास आया, उन्होंने अपनी बेड़ियां तोड़ी और तीर को पकड़ लिया। दौड़ करके राजकुमारी का हाथ पकड़ करके घोड़े पर बैठा लिया और उनका हरण कर लिया और वहां से तेजी से घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, काफी दूरी तय करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य घने जंगल के दूसरे छोर पर जाकर के पहुंच चुके थे। मदन सेना अब घोड़े से कूद जाती है और कहती है, यह क्या कर दिया तुमने? राजकुमार मेरा अपहरण कर लिया। ऐसा करने से पहले तुमने तनिक भी नहीं सोचा कि यह एक स्त्री की मर्यादा ही सब कुछ उसका होता है। उसका सम्मान तुमने एक ही क्षण में सब कुछ नष्ट कर दिया।
हम अपने पिता महाराज की इकलौती संतान थे, अब ऐसा कलंकित मुख लेकर के हम उनके सामने कैसे जाएंगे? इससे तो अच्छा है कि हम अपने प्राण ही त्याग दें। इतना सुनकर के राजा विक्रमादित्य कहने लगे, राजकुमारी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, पर हमें अपना पक्ष रखने का अवसर तो दीजिए। हम आपको सारी कहानी विस्तार से सुनाएंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं राजकुमारी, कृपया ऐसा न कहें। यह सुनकर के राजकुमारी बोली, प्रेम दोनों पक्षों से हो तभी प्रेम होता है। तुमने तो मेरा अपहरण किया है राजकुमार, हम तुमसे प्रेम नहीं करते तो तुम हम पर अपना प्रेम क्यों थोप सकते हो? तुम थोप नहीं सकते प्रेम को। खैर, अब जो भी हुआ हो, अब तो यह समाचार संपूर्ण राज्य में पहुंच चुका होगा कि राजकुमारी एक अनजान राजकुमार के साथ जंगल में है। छी! राजकुमारी ने कहा, सब हमारे चरित्र पर उंगली उठा रहे होंगे। हम अपने कानों से यह सुन नहीं पाएंगे और न ही अपने पिता महाराज से नजरें मिला पाएंगे, इसलिए अब हम अपने को आपको ही यही नष्ट कर लेते हैं। वैसे भी तुम्हारे छूने से यह शरीर अपवित्र हो चुका है। ऐसा सुन राजकुमार विक्रमादित्य कहने लगे, राजकुमारी मदन सेना, अगर हमारे प्रति यह विचार है तो आपको हमारे कारण अपने आप को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपसे प्रेम किया, अथाह प्रेम किया, परंतु शायद आप हमारे इस जीवन में आप हमें नहीं मिल पाएंगे। आपसे प्रेम करने और आपका हरण करने के अपराध के लिए आप हमें जो दंड देना चाहती हैं वह हमें स्वीकार है। अब हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। हम अपने प्रेम को कभी दुखी नहीं देख सकते, इसलिए आपकी खुशी के लिए हम आपको स्वतंत्रता देते हैं और स्वतंत्र करते हैं। आप हमारी यह तलवार लीजिए और कर दीजिए हमारी गर्दन को हमारे सिर से अलग। ऐसा जीवन हम लेकर के क्या करेंगे? अपने ही प्रेम को यह सोचने पर विवश कर दिया कि वह खुद को ही नष्ट कर ले। यह सुनकर के मदन सेना ने कहा कि लाओ, दो मुझे अपनी तलवार, हम भी नहीं चाहते ऐसा अभद्र राजकुमार जीवित रहे। अब मदन सेना ने हाथ में तलवार ली और विक्रम की ओर बढ़ने लगी। उनके हाथ कांपने लगे। वह बोली, हम आप पर वार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे यह हाथ हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अब विक्रमादित्य कहने लगे, राजकुमारी, आप अपने हृदय से एक बार पूछिए, एक बार हमारी आंखों में आंखें डाल करके कह दीजिए कि आप हमसे प्रेम नहीं करती हैं। इतना सुनकर के राजकुमारी विक्रम की ओर देखने लगी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देख करके विक्रमादित्य कहने लगे, हमें इसका उत्तर मिल गया है राजकुमारी। अब हम आपके राज्य जा रहे हैं। आपके पिता महाराज और प्रजा के समक्ष अपना अपराध को स्वीकार कर लेंगे और जो भी महाराज हमें दंड देंगे वह हमें स्वीकार होगा। ऐसा कह करके राजकुमार विक्रम वहां से जाने लगे। जैसे ही विक्रम जाने लगे, राजकुमारी मदन सेना कहने लगी, एक क्षण रुकिए, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इतना सुनकर के विक्रमादित्य वहां रुक गए। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? राजकुमारी मदन सेना ने कहा, राजकुमार, आप सुन रहे हैं ना? विक्रमादित्य ने कहा, हाँ राजकुमारी मदन सेना, मैं सबको सुन रहा हूँ। राजकुमारी भावुक हो गई और दौड़ करके विक्रमादित्य के गले से जाकर के चिपक गई। अब राजकुमारी को ऐसी शांति मिली मानो उसकी माता के स्वर्गवास के वर्षों के बाद उसे तनिक शांति भरा जीवन आलिंगन मिला था। वह बोली, राजकुमार विक्रम, हम आपसे तभी से प्रेम करते हैं जब आप हमें पहली बार मिले थे, परंतु हम कह नहीं पाए आपसे कि हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हमने आपको कहने का कई बार प्रयास किया पर कह नहीं पाए। हमने प्रयास भी किया था, परंतु जब हमने यह अपने पिता महाराज से कहा कि हम राजकुमार विक्रम से प्रेम करते हैं तो उन्होंने कहा, पुत्री, वह कहाँ का राजकुमार है? तब हमने कहा, पिता महाराज, राजकुमार विक्रम महाराज भर्तरी के छोटे भाई युवराज विक्रमादित्य हैं। और उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं पुत्री, वह हमारे राज्य के शत्रु का युवराज है, तुम उनसे प्रेम नहीं कर सकती हो। पुत्री, हम तुम्हारे लिए संपूर्ण आर्यावर्त में एक से बढ़कर एक वीर राजा राजकुमारों को आमंत्रित कर सकते हैं और स्वयं रचाएंगे। राजकुमार, हमारे पिता महाराज ने आज तक हमें माता पिता दोनों ही बनकर के प्रेम दिया है, तो हमने उनकी इच्छा रखने के लिए अपने हृदय पर पत्थर रख करके आपको यह कहा था कि आप प्रेम मैं नहीं कर सकती आपसे। यह सुन करके विक्रमादित्य बोले, हम समझ सकते हैं राजकुमारी, आप अपनी जगह पर सही थी। आपने अपने पिता की इच्छा का मान किया। अब जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब राजकुमारी और राजकुमार विक्रम मदन सेना के पिता के पास जाकर के पहुंच गए और उन्हें सारा वृत्तांत विस्तार से बता दिया। लाख कोशिशों के बाद जैसे तैसे माने और कहा, ठीक है राजकुमार, परंतु अपने बड़े भाई भर्तरी से पूछ लो, क्या वह युवराज का विवाह शत्रु राज्य की राजकुमारी से करेंगे? क्या उन्हें यह स्वीकार है? इतना सुनकर के विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी, हम आपको वचन देते हैं कि हम बहुत ही जल्दी आपसे विवाह करने के लिए आएंगे और आपसे विवाह की तैयारियां आप करिए। इतना कह करके राजकुमार विक्रम उज्जैन की ओर निकल वाले थे और तभी राजकुमारी मदन सेना के पिता ने कहा, हमारी पुत्री भी आपके साथ चलेगी राजकुमार, ताकि आपका राज्य देख सके और यह भी देख सके कि उज्जैनी इसके रहने के अनुकूल है या नहीं। ऐसा कह करके महाराज बोले, पुत्री मदन सेना, तुम जाओ राजकुमार विक्रम के साथ उसके राज्य का भ्रमण कर जल्दी लौट आना।
यह सुनकर के मदन सेना ने कहा, जी पिताजी महाराज। अब राजकुमार विक्रम और मदन सेना घोड़े पर सवार होकर के उज्जैन को चल दिए। उज्जैनी में प्रवेश करते ही राजकुमारी उज्जैनी राज्य का सौंदर्य देख करके मंत्रमुग्ध हो गई। अब विक्रमादित्य और राजकुमारी मदन सेना राजमहल पहुंच चुके थे। उज्जैनी का भव्य दरबार मदन सेना ने पहली बार देखा था। उस दरबार में राजा भर्तहरि विराजमान थे। उन्होंने कहा, राजकुमार युवराज विक्रम, आपके साथ यह कन्या कौन है? तभी राजकुमार विक्रमादित्य कहने लगे, महाराज यह राजकुमारी मदन सेना है। हमने इतने दिन इन्हीं के राज्य का आतिथ्य स्वीकार किया है। इतना सुनकर के मदन सेना ने विक्रम को धीरे से कहा, दरबार के बाहर चलना चाहती हूँ, कहने को और कुछ नहीं मिला तो क्या? ऐसा कहते धीरे से मुस्कुराती है। तभी राजा भर्तहरि कहते हैं, अनुज विक्रम, तुम दोनों एक दूसरे से क्या वार्तालाप कर रहे हो, तनिक हमें भी बताओ। इतना सुनकर के राजकुमार विक्रम कहने लगे, भैया राजकुमारी मदन सेना और हम दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं और एक दूसरे से विवाह करने के उत्सुक हैं। यह सुनकर के महाराज भर्तहरि कहने लगे, शुभ समाचार है। विक्रम ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि राजकुमारी मदन सेना, क्या आप विक्रम से प्रेम करती हैं या फिर कोई राजनीतिक दबाव है? उन्होंने कहा, मैं राजकुमार से सच्चा प्रेम करती हूँ। महाराज यह सुनकर के राजा भर्तहरि कहने लगे, तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तभी महाराज भर्तहरि की रानी पिंगला ने कहा, ठहरिए महाराज, यह विवाह कदापि नहीं हो सकता। आपका निर्णय सुनने से पूर्व एक बार पहले हमारी बात सुन लीजिए। यह सुनकर के राजा भर्तहरि कहने लगे, क्या बात है महारानी, बताइए। तभी रानी पिंगला कहने लगी, महाराज देवर जी इस राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इस राजकुमारी के पिता हमारे राज्य के शत्रु हैं। हम अपने देवर जी का विवाह शत्रु राज्य की राजकुमारी से कदापि नहीं होने देंगे। इतना सुनकर के विक्रमादित्य कहने लगे, भाभी माँ, आप यह क्या कह रही हो? इस शत्रुता में राजकुमारी का क्या दोष माना जाएगा? इनका राज्य हमारी उज्जैनी का शत्रु है, परंतु अगर हम दोनों के प्रेम से, हम दोनों का विवाह करने से अगर यह राज्य, दोनों राज्य बिना युद्ध और विवाद के एक हो रहे हैं, तो एक दूसरे के मित्र बन रहे हैं, तो इसमें सभी का हित है। वैसे भी युद्ध और विवाद से आज तक किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है। यह सुनकर के रानी पिंगला कहने लगी, देवर जी, यह आप नहीं इस राजकुमारी का प्रेम का भूत बोल रहा है। शपथ गुरु गोरखनाथ की, अगर आप इस शत्रु राजकुमारी से विवाह नहीं करेंगे तो हम आपके लिए संपूर्ण भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक राजकुमारियां ढूंढेंगे। जो आपको अच्छी लगे उसे विवाह कर लीजिए। यह सुनकर के राजा भर्तहरि कहने लगे, यह क्या कह रही हो आप रानी पिंगला? विक्रम अगर मदन सेना से प्रेम करता है और इससे दो शत्रु राज्य मित्र मिल रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? ऐसा कह करके राजा भर्तहरि कहते हैं, हम उज्जैनी नरेश राजा भर्तहरि राजकुमारी मदन सेना और युवराज विक्रम को विवाह करने की अनुमति प्रदान करते हैं। आज से 10 दिन बाद इन दोनों का विवाह होगा। राजकुमारी मदन सेना को सम्मान सहित उनके राज्य विदा किया जाए ताकि यह भी विवाह की तैयारियां कर सके। अब राजकुमारी मदन सेना को उनके राज्य भेज दिया गया। इधर उज्जैनी में भी विवाह की तैयारियां जोर शोर से होने लगी और इसी बीच विक्रमादित्य के बचपन का मित्र प्रद्युम्न आ गया और कहने लगा, मित्र विक्रम, अपने इस असहाय मित्र की सहायता करो, अब केवल तुम ही कर सकते हो। विक्रम कहने लगा, क्या हुआ? यह मित्र स्पष्ट रूप से बताओ ताकि हम तुम्हारी सहायता कर सकें। तभी प्रद्युम्न कहने लगा, मित्र, हमें हमारी बचपन की सखी चंद्रकांता तुमको याद है? यह सुनकर के राजकुमार कहने लगे, हाँ मित्र, क्या हुआ चंद्रकांता को? सब तो ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मित्र विक्रम, कुछ ठीक नहीं है। विक्रम, मेरा और चंद्रकांता का आज शाम को विवाह होने वाला था, परंतु एक सेठ ने उन्हें मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राओं का प्रलोभन दिया ताकि चंद्रकांता का विवाह उसके पुत्र से हो सके, और चंद्रकांता के पिता मान भी गए। चंद्रकांता ने हमें एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि आप हमारा विवाह इस सेठ के पुत्र के साथ मत होने देना। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। इतना सुनकर के युवराज विक्रम कहने लगे, हमें योजनाबद्ध तरीके से यह विवाह रोकना होगा। समय बहुत कम बचा है। मित्र प्रद्युम्न, तुम दक्षिण में स्थित मां काली के मंदिर में हमारा इंतजार करना। विवाह हेतु जो सामग्री चाहिए होगी वह महल से ले लेना और पंडित जी सहित हमारी प्रतीक्षा करना। इतना कहकर के राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर के चंद्रकांता के घर की ओर निकल पड़े। अब वह घोड़े से उतर करके जल्दी से चंद्रकांता के घर की ओर बढ़े, परंतु दो घरों में एक साथ मंडप लगा होने से विक्रमादित्य पहचान ही नहीं पाए कि वह जिस घर में गए थे वह चंद्रकांता का नहीं था। विक्रमादित्य जल्दी से मंडप में गए और कहा कि यह विवाह नहीं हो सकता। तभी उसके कन्या के पिता बोले, यह विवाह क्यों नहीं हो सकता? युवराज यह सुन विक्रम बोले, आप इनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह नहीं कर सकते, यह राज्य के नियमों को विरुद्ध है। अभी हमारे पास इन सब का समय नहीं है, हम आप सबसे जल्दी से जल्दी दरबार में भेंट करेंगे। इतना कह करके विक्रमादित्य ने मंडप से उस कन्या को उठाया और पहाड़ी पर स्थित मां काली के उस मंदिर में जाकर के पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रद्युम्न को विवाह की तैयारियों के साथ रुकने को कहा था।
वैसे भी कहा जाता है कि होने को कौन टाल सकता है, जो होने वाला है वह अपने समय पर अवश्य घटित होगा। जैसे ही विक्रम उस पहाड़ी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि प्रद्युम्न के साथ खड़ी कन्या चंद्रकांता थी। प्रद्युम्न ने घबरा करके कहा, मित्र, यह तुम किसे उठा लाए हो? यह चंद्रकांता नहीं है। चंद्रकांता तो इसी समय हमारे पास आ गई थी जब तुम उसके घर की ओर निकले थे। हम दोनों ने तो विवाह भी कर लिया। विक्रम ने कहा, यह क्या कर दिया हमने? एक निर्दोष नारी को उसके विवाह मंडप से उठा लाए, यह हमसे महापाप हो गया। कैसा अनर्थ हो गया। अब विक्रम को समझ में आ गया था कि उन्होंने किसी दूसरे घर में प्रवेश कर लिया था और किसी अन्य कन्या को उठा लाए, पर अब जो हुआ था उसे कोई बदल नहीं सकता था। वह कन्या तो बेचारी इस स्थिति को समझ ही नहीं पाई थी और न ही उसे विरोध करने का समय मिला। इतने में उस कन्या के पिता भी वहां जाकर के पहुंच गए और गांव के कुछ लोग भी उनके साथ थे। उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि राजकुमार, आपने यह क्या कर दिया? भले ही आप युवराज हैं, पर इससे आपको अधिकार यह कदापि नहीं मिलता कि आप किसी कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध मंडप से उठा लाएं। आपने अन्याय किया है। युवराज विक्रमादित्य ने कन्या के पिता से कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम समझ सकते हैं कि हमारी त्रुटि है। आप एक पिता हैं, आपका क्रोध उचित है। कन्या के पिता ने कहा, आपने मेरी पुत्री पद्मिनी का जीवन एक ही क्षण में कलंकित कर दिया। अब इस अपराध से बचने के लिए आप के बाद असत्य बोल रहे हैं। सोचिए, कल को कौन होगा जो हमारी बेटी से विवाह करना चाहेगा, जिसे किसी पुरुष ने मंडप से उठा लिया हो। राजकुमार, यह त्रुटि भूलवश नहीं हुई है, यह अपराध है। हम महाराज भर्तहरि से न्याय की गुहार लगाएंगे, हमारी पुत्री को न्याय दिलाएंगे। इतना कह करके पद्मिनी के पिता उज्जैनी के दरबार में जाकर के पहुंच गए और कहने लगे, महाराज हमको न्याय दीजिए, हमारी पुत्री के साथ घोर अन्याय हुआ है। यह सुनकर के महाराज भर्तहरि ने कहा कि हमारी उज्जैनी में किसी कन्या के साथ अन्याय हुआ है, विस्तार से बताइए। हम आपको वचन देते हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। तभी पद्मिनी के पिता कहने लगे, महाराज, हम हमारी पुत्री का विवाह आनंद और खुशियों के साथ संपन्न करवा रहे थे। तभी एक युवक आता है और बोलता है कि यह विवाह नहीं कर सकते। हमने उससे कारण पूछा तो युवक ने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया बिना ही हमारी पुत्री को जबरदस्ती उसके ससुराल वालों के सामने मंडप से गोद में उठा ले गया और पहाड़ी पर स्थित मां काली के मंदिर ले गया, वह भी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध। महाराज, कृपया हमें न्याय दीजिए। इतना सुनकर के राजा भर्तहरि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे, कौन है वह अपराधी? उस दुस्साहसी को हमारे सामने लाया जाए, वह क्षमा योग्य नहीं है। राजा ने दोहराया, कौन है वह? तभी पद्मिनी के पिता बोले, महाराज, आपके राज परिवार का ही सदस्य है। इतना सुनकर के महाराज बोले, हमारे राज परिवार का कौन है? वह नाम बताइए उसको। पद्मिनी के पिता बोले, महाराज, वह कोई और नहीं, आपके छोटे भाई युवराज विक्रमादित्य हैं। इतना सुनकर के राजा भर्तहरि बोले, यह क्या, कैसे संभव है? विक्रम ऐसा कर ही नहीं सकता। पद्मिनी के पिता बोले, महाराज, आप अपने अनुज से ही पूछ लीजिए कि सत्य क्या है। राजा भर्तहरि बोले, विक्रम, यह क्या कह रहे हैं जो सत्य है? यह सुनकर के विक्रम की आंखें नीचे झुक गई। कुछ क्षण मौन रहने के बाद महाराज बोले कि तुम्हारे मौन का अपराध की स्वीकृति समझें। विक्रम, क्या आपने अपने पक्ष में कुछ कहना है? विक्रमादित्य ने सारा वृत्तांत विस्तार से कह सुनाया, कैसे प्रद्युम्न ने उनसे सहायता मांगी और कैसे उन्होंने गलती से उसे मंडप से कन्या को उठा लिया। सारा माजरा जान करके राजा भर्तहरि कहने लगे, विक्रम, हम जानते हैं कि तुम्हारी मनसा गलत नहीं थी, पर काम करने का तरीका बिल्कुल गलत था। पद्मिनी के पिता कहने लगे, महाराज, मनसा चाहे कुछ भी रही हो, हमें अंतर नहीं पड़ता। हमारी पुत्री का मान सम्मान युवराज ने नष्ट कर दिया है, अब कौन इसे अपनी अर्धांगिनी बनाएगा? एक कन्या का जीवन जीते ही नरक में फेंक दिया गया। अपराधी को दंड मिल रहा है क्योंकि वह युवराज है। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी पद्मिनी के साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। और रही बात अपनाने की, तो हम उन्हें अपनाएंगे, हम करेंगे उनसे विवाह। यह सुनकर के भर्तहरि बोले, विक्रम, इतना बड़ा त्याग सोचो, मदन सेना पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि तुमने किसी और कन्या से विवाह कर लिया है। तभी विक्रमादित्य कहने लगे, भैया, नियति और परिस्थिति ने हमारे सामने कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा है। अब पद्मिनी के पिता भी राजी हो गए। पद्मिनी ने कहा, नहीं महाराज, हमें स्वीकार नहीं है कि हम किसी के साथ बिना उसकी इच्छा के जबरदस्ती विवाह करें। हम आजीवन कुंवारी रहेंगे और प्रेम को किसी से नहीं छीन सकते। महाराज, समाज के 3 भी सह लेंगे, जो भी ताने होंगे उनको सह लेंगे, पर यह बोझ लेकर के हम कदापि जीवित नहीं रह पाएंगे। विक्रमादित्य बोले, देवी, आप यह क्या कह रही हैं? हम अपनी इच्छा से आपसे विवाह कर रहे हैं। राजा विक्रमादित्य पद्मिनी के विवाह का आयोजन आरंभ शुरू हुआ। चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। तभी विक्रमादित्य ने पद्मिनी से कहा, देवी पद्मिनी, हम आपसे विवाह तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, पर हमारा हृदय पहले से भी सदैव के लिए राजकुमारी मदन सेना का हो चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर शायद अब इसमें किसी और के लिए कभी कोई स्थान नहीं बन पाएगा जो हमारे हृदय में मदन सेना का है।
हम आपको कभी भी शायद उतना प्रेम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सोचिए, जब हमारी मदन सेना को यह पता चलेगा कि उनके विक्रम ने किसी और से विवाह कर लिया है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। इतना सुनकर के पद्मिनी कहने लगी, युवराज, हम समझ सकते हैं कि इस समय आपके हृदय में कितने द्वंद्व चल रहे हैं। आपने हमारे सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्रेम का बलिदान किया है। अब राजकुमार विक्रम और पद्मिनी का विवाह संपन्न हो चुका था। प्रजा के मध्य यह कब का ही प्रश्न बना खड़ा था कि आखिर युवराज विक्रम का विवाह किस कन्या से होगा, और विक्रम और पद्मिनी का विवाह होते ही यह समाचार संपूर्ण उज्जैनी सहित समस्त भारतवर्ष में फैल गया। राजकुमारी मदन सेना को जब यह पता चला कि युवराज विक्रम ने किसी और कन्या से विवाह कर लिया है तो यह समाचार मदन सेना को अंदर से तोड़ देता है और वे कहती रहती हैं, आखिर राजकुमार ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अब मदन सेना ने विक्रम को एक पत्र लिखा, राजकुमार विक्रम, हम मदन सेना आपको विवाह की शुभकामनाएं देते हैं। बस एक आखिरी बार हम आपसे मिलना चाहते हैं युवराज, ताकि आपको भी जी भर के देख सके। आपके पास आज सूर्यास्त तक का समय है। अगर आप हमसे मिलने आओगे तो उसी जंगल में उसी जगह आ जाना जहां हमने पहली बार एक दूसरे के प्रेम को स्वीकारा था, क्योंकि हो सकता है इसके बाद हम आपको कभी नहीं मिल पाए। दोस्तों, राजकुमारी मदन सेना अब जब यह पत्र राजकुमार विक्रम को मिला तो जैसे ही उन्होंने पत्र को पढ़ा तो बिना किसी से कुछ बताए अपने घोड़े पर सवार होकर के तेजी से निकल पड़े और जंगल में जाकर के पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां मदन सेना खड़ी थी। राजकुमारी मदन सेना ने कहा, हमने आपने स्वप्न में कभी भी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ विश्वासघात करेंगे। युवराज, हमने हमारा राज्य, हमारा अस्तित्व, यहाँ तक कि हमारी शत्रुता सबको भुला करके आपसे प्रेम किया था, किंतु आपने हमारे साथ प्रेम का स्वांग रचाया। यह सुन करके राजकुमार विक्रम कहने लगे, नहीं राजकुमारी, यह सत्य नहीं है। आप हमें कुछ भी कहिए पर हमारे प्रेम पर लांछन मत लगाइए। हमारा प्रेम भी उतना ही पावन है, पवित्र है जितना आपका। यह सुन मदन सेना कहने लगी, नहीं युवराज, हमारा प्रेम आपकी तरह नहीं है। हमने प्रेम किसी और से और विवाह किसी और से नहीं किया। विक्रमादित्य कहने लगे, विवाह करना हमारी व्यवस्था थी राजकुमारी। तभी राजकुमारी कहने लगी, युवराज, आपने विश्वासघात को व्यवस्था का नाम दे दिया है। हमारे पिता महाराज को अनुमान सत्य था कि अवंती राज्य को सदैव शत्रु है, इन पर विश्वास मत करना, और हुआ भी वही। युवराज, आपने हमारे राज्य की शत्रुता का प्रतिशोध लिया है। इतना सुनकर के विक्रम कहने लगे, हमारे प्रेम पर लांछन मत लगाइए। हमारा प्रेम हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इतना सुनकर के मदन सेना कहने लगी, हमने जीवन का सत्य यही है कि हमारा और हमारे राज्य का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब आपने मिट्टी में मिला दिया, और इसके लिए हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम आपके प्राण ले लेंगे। ऐसा कह करके मदन सेना ने विक्रम पर छुरी से प्रहार कर दिया, पर पीड़ा भी राजकुमारी को ही हुई। उन्होंने राजकुमार, युवराज, एक समय था जब हम आपके प्राण लेना चाहते थे, पर अब हम आपको प्राण नहीं ले सकते। भले ही आपने हमारे साथ कुछ भी किया हो, पर आज भी आपसे अत्यंत ही प्रेम करते हैं। विक्रम बोले, परिस्थितियों ने भले ही हमें मिलने नहीं दिया, पर हमारे हृदय में सदैव आप बनी रहेंगी। अब मदन सेना विक्रम को गले लग जाती है और कहती है, लेकिन हमें केवल एक ही बात का दुख है कि इसके बाद हम आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे। राजकुमारी मदन सेना ने कहा कि युवराज, अब आप हमको भूलेंगे तो नहीं। तभी विक्रमादित्य ने कहा, हमारा विवाह भले ही न हो पाया हो, पर राजकुमारी, हमारी अंतरात्मा में सदैव आप ही रहेंगी। राजकुमारी ने कहा, युवराज, हम आपके मुख से एक अंतिम बार अपना नाम सुनना चाहते हैं। विक्रम ने कहा, मदन सेना। अब यह सुन करके मदन सेना तेजी से दौड़ी। इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाते, उसने पहाड़ी से छलांग लगा दिया। यह देख करके विक्रम ने कहा, मदन सेना, यह आपने क्या कर दिया। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।